नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिस पुस्तक की, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो उसके अंतर्गत आज एक नया टॉपिक चालू होगा, वो है छायावाद। छायावाद से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें इस पुस्तक में दी गई हैं, तो चलिए उसको देखा जाए। छायावाद छायावाद का उल्लेख 1920 के आसपास मिलने लगता है। छायावाद का उल्लेख कब से मिलने लगता है? 1920 के आसपास मिलने लगता है। शुक्ल जी इसे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा यानी कि छायाभास शब्द से जोड़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि ये जो छायावाद शब्द आया है उसको शुक्ल जी किससे जोड़ते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानते हैं। और इसका संबंध वो जोड़ते किससे हैं? ईसाई संतों के फैंटेस्माटा यानी कि छायाभास शब्द से जोड़ते थे। उन्होंने छायावाद को चित्रभाषा शैली भी कहा। उन्होंने छायावाद को क्या कहा? चित्र भाषा शैली कहा है। चित्र भाषा शैली क्यों कहा है? देखिए, जो छायावादी कवि हैं तो छायावादी कवियों की जो भाषा होती है तो उनमें शब्द वो लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि वे पढ़ते ही आंखों के सामने दृश्य उपस्थित कर देते हैं। इसीलिए इन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है। ठीक है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए भी इसे व्यक्त किया है। सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में विश्वसनीय तौर पर दिखाया कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या माना है? स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने, इनकी एक पुस्तक है छायावाद नाम से, तो उसमें विश्वसनीय तौर पर उन्होंने दिखाया है कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का एक सामूहिक नाम है। किसी एक काव्य प्रवृत्ति का नहीं बल्कि कई काव्य प्रवृत्तियों का एक सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो क्या है? एक ओर तो पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उससे मुक्ति पाना चाहता है और दूसरी ओर जो विदेशी पराधीनता है, विदेशी पराधीनता का मतलब जो विदेशी लोग जो विदेश मतलब राज करते थे तो उनसे वो मुक्ति पाना चाहते थे। ठीक है। यहाँ दिया है कि छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। छायावाद की क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए क्योंकि परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। छायावाद पूछ लेगा कि इसमें से छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, तो 3 तो छायावाद की प्रवृत्ति रहेगी और एक किसी अन्य मतलब युग की उसमें आपको प्रवृत्ति दे दी जाएगी और जिसमें अगर आप पढ़े रहेंगे आपको पता रहेगा कि हाँ, छायावाद की ये प्रवृत्तियां हैं, तो आप लोग को आसानी रहेगी लगाने में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रवृत्ति जो छायावाद का है वो है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। छायावादी काव्य ने निर्व्यक्तिकता का आवरण उतार फेंका है। छायावादी कवि निजी ढंग से बातें करता है, पाठक का आत्मीय बनकर। व्यक्तिक यानी कि व्यक्ति विशेष की बातें। यहाँ पर जो छायावाद में जो भी लेखक, जो भी कवि थे, वो अपनी रचनाओं में मतलब स्वयं को जो उनकी अपनी एक विशेषता होती थी उसको लेकर के वो रचनाएं करते थे। यहाँ पर दिया है ना कि छायावादी कवि निजी ढंग से बातें करते थे। किस प्रकार से? पाठक का आत्मीय बनकर, मतलब पाठक मतलब इस तरीके से वो अपनी बातों को रखते थे जिससे पाठक उससे कनेक्ट हो सके, जोड़ सके कि हाँ, ये जो भी ये लिख रहे हैं तो वो मेरी खुद की चीज़ें हैं, मेरी खुद के मन की बातें हैं। ठीक है। वह साहसपूर्वक काव्य में व्यक्त अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियाँ कहकर प्रस्तुत करता है।
इस कविता में मैं मेरा उसी प्रकार फिर सुनाई पड़ने लगा जिस प्रकार भक्ति काल में सुनाई पड़ता था। जिस प्रकार से भक्ति काल में मैं और मेरे शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था, उसी प्रकार से आपके इस काल में यानी कि छायावाद में फिर से सुनाई पड़ने लगा। निराला ने लिखा है, मैं शैली अपनाई या देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत ने लिखा है, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी अपने आप को व्यक्त किया। वस्तुतः छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध व्यक्तिवाद से था। इस युग में आत्मकथा लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। किस युग में? छायावाद में आत्मकथा लिखने की प्रथा का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। आत्मकथा में भी तो अपनी बात खुलकर कहने के साहस की आवश्यकता पड़ती है। ये बात आप सभी लोग को पता है कि आत्मकथा क्या होती है? अपनी बातें होती हैं, अपने बारे में जो कथाएं होती हैं, अपने जीवन की जो कहानियां होती है, तो उसमें मतलब जो लिखा जाता है अपने बारे में वही आत्मकथा है। लेकिन क्या है कि खुल करके अपनी आत्मकथा में अपनी बातों को खुल करके कहने के लिए भी साहस की बहुत ज़्यादा क्या होती है? आवश्यकता होती है। हर कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि छायावादी कवि अपनी व्यक्तिगत और निजी अनुभूतियों को अपनी अनुभूति कहकर प्रस्तुत करता है। उसके काव्य में व्यक्तिगता का स्वर होता है। ठीक है। और दूसरी प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा। छायावादी कवि प्रश्नाकुल हैं। प्रश्नाकुल यानी कि जिज्ञासा। जो छायावादी कवि हैं उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, अपनी माँ से बहुत सारे प्रश्न पूछता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, जानने का वो इच्छुक होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो वही चीज़ छायावादी कवियों के अंदर था। वो प्रश्नाकुल थे। वो हर चीज़ को लेकर के प्रश्न करते थे। उनके मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि आखिर ये चीज़ है क्या। ठीक है। वह जीवन जगत के रहस्यों को जान लेना चाहते थे। जीवन जगत के जितने भी रहस्य है, छायावादी कवि उसे जानना चाहते थे। प्रातःकालीन चिड़ियों का स्वर तो पहले के कवियों ने भी सुना था। सही बात है। पहले भी, जब से ये आपकी प्रकृति है, अगर आपके आदिकाल में जो कवि रहे होंगे, भक्ति काल में जो रहे होंगे और रीति काल में जो रहे होंगे, क्या उन्हें चिड़ियों का स्वर सुनाई नहीं दिया होगा? सुनाई दिया होगा। आखिर तब भी प्रातः काल में चिड़ियों का स्वर सभी कवियों ने सुना होगा। नदियों को किसने नहीं देखा होगा? पेड़ पौधों का झूमना सबने देखा था। लेकिन छायावादी कवियों ने इन सबको कुछ ऐसे देखा कि उन्हें कुछ और जानने की क्या हुई? तीव्र इच्छा हुई। देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई है छायावादी कवियों की। तो क्या दिया है आइए देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। ये किसकी पंक्ति है? पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्ति है। वो सवाल कर रहे हैं प्रकृति से कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। यानी कवि पूछ रहे हैं कि हे रंगों से भरी हुई प्रकृति, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। यानी कि हे रंगों से भरी हुई प्रकृति, सूरज की जो पहली किरण आती है तो उस किरण के आने का तूने कैसे पता लगा लिया। ये एक प्रकार की जिज्ञासा को दर्शाया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से कि जो छायावादी कवि हैं उनके मन में क्या क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या क्या वो प्रश्न मतलब उनके मन में आता है। जो प्रकृति से संबंधित जो रहस्य छुपे हुए हैं तो वो क्या है। ठीक है। वही सारी चीज़ें इसमें है। तो प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। वो प्रकृति से प्रश्न करते हैं कवि कि हे रंगों से भरपूर प्रकृति, सूरज की जो पहली किरण है तो उस किरण के आने का तूने कैसे पता लगा लिया। दूसरा क्या है? किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती तुम सजी मंडलाकर। यह किसकी पंक्ति है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये भी प्रकृति से प्रश्न कर रहे हैं कि किस अनंत का नीला अंचल। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब जैसे असीम आकाश हो गया। अनंत जिसका अंत ना हो, आकाश का अंत तो नहीं आप पा सकते हैं कहीं भी कि उसका अंत कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर ये भी प्रकृति से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रकृति, तुम किस अनंत यानी कि किस असीम आकाश के नीले अंचल को हिलाकर लहराकर अपने मंडल को सजाकर आ रही हो। ये कौन प्रश्न करता है? निराला जी। इसका मतलब हो गया कि
जैसे जो प्रकृति है, तो प्रकृति का मतलब सौंदर्य इतना इतना ज़्यादा उसका सौंदर्य है प्रकृति का, ऐसा लगता है उसका सौंदर्य जैसे वो सीधे अनंत, यहाँ अनंत का जो मतलब है, यहाँ अनंत का मतलब उन्होंने जैसे जो ब्रह्मा हो गए या ईश्वर से संबंधित, ठीक है, तो मतलब वह सीधे अनंत से जुड़ी हुई है। जो प्रकृति का सौंदर्य है वो किससे जुड़ा है? सीधे अनंत से जुड़ा है। अनंत का मतलब ईश्वर से या ब्रह्मा से जुड़ा है। ये भी एक प्रकार का प्रश्न है निराला जी के मन में। तो देखिए जो इनका ये लोग जो कविताएं लिखते हैं, तो इन कविताओं का तो आप जैसे कविता पढ़े तो इसका एक अर्थ निकला, लेकिन इसमें एक अन्य अर्थ निकल के आता है जो संकेतार्थक होता है, जो रहस्य छुपा होता है इनकी पंक्तियों में, तो वो एक निकल करके इसका अर्थ आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। ये किसकी पंक्ति है? ये आपके जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, क्या है? तृण विरुद्ध। तृण विरुद्ध का मतलब होता है, तृण का मतलब घास हो गया, विरुद्ध का मतलब होता है पौधे। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है कि तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे, इनके भी मन में एक प्रश्न आ रहा है कि ये जो घास है, ये जो पौधे हैं हरे भरे होकर के लहरा रहे हैं, किसके रस से सिंचे हुए? इन्हें किस रस ने सींच दिया है? मतलब ये किसके रस से सिंचे हुए हैं, यानी कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये घास को, इन पेड़ पौधों को हरा भरा कर करके लहरा रहे हैं? ये भी प्रसाद जी के मन में एक जिज्ञासा उठती है, एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार इस प्रकृति में ऐसा कौन सा रहस्य है जो इन घास को, इन पेड़ पौधों को हरा भरा करके लहरा रहा है। ठीक, आई होप कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। एक पंक्ति यहाँ पर और दी गई है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपके महादेवी वर्मा की है। तो वो क्या कहती हैं कि तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। क्षितिज, देखिए क्षितिज आप लोग को पता होगा कि क्षितिज कहते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता दिखाई दे, उसे क्षितिज कहते हैं। तो महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, यानी कि यह क्षितिज, ये जो सृष्टि है, ये जो मतलब इस सृष्टि में जो ये एक प्रकार की दृष्टि है, तो उस दृष्टि की सीमा को क्या करो? तोड़ दो। क्यों? ताकि मैं उस पार की दुनिया को देख सकूं। ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो महादेवी वर्मा है, तो यहाँ पर मानव आत्मा की जो सीमाएं होती हैं, तो उन सीमाओं से परे जाने की ये आकांक्षा व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, इसी जिज्ञासा से रहस्य भावना का संबंध है। ये जो जिज्ञासाएं कवियों के मन में है, तो इसी से ही इनकी रहस्य भावना का संबंध है। कवि मानस चारों ओर सब कुछ जानना चाहता है, परम सत्य को भी, चाहे वह कितना ही अज्ञेय क्यों ना हो। जिज्ञासा का भाव प्रायः सभ्यता के नए विकास के साथ उदित होता है, जब नया बोध प्राचीन में कुछ नई जानकारी जोड़ लेता है। छायावाद की तीसरी विशेषता है प्रकृति। प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रकृति की ओर मानव निर्मित व्यवस्था से असंतुष्ट होकर भी जाता है। मनुष्य प्रकृति की ओर कब जाता है? मानव निर्मित जो व्यवस्था है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई जो व्यवस्था है, उससे असंतुष्ट होकर कर भी जाता है। पराधीनता का बोध असंतोष और क्षोभ उत्पन्न करता है। पराधीनता का बोध स्वाधीनता की कामना से जुड़ा है और देश प्रेम से भी। देश प्रेम वस्तुतः देश की प्रकृति, भाषा, संस्कृति सबसे प्रेम करने का ही नाम है। प्रकृति प्रेम वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी नतीजा होता है। मतलब ये जो लाइन दी है, तो प्रकृति प्रेम आखिर उत्पन्न कैसे होता है, तो वही सब रीजन दिया हुआ है इसमें कि क्यों आखिर प्रकृति प्रेम उत्पन्न होता है किसी के मन में। ठीक है, तो प्रकृति प्रेम वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी नतीजा होता है। मनुष्य का स्वभाव द्वंद्वात्मक है, वह एक ओर प्रकृति से जूझता है, दूसरी ओर उससे प्रेम करता है, जंगल काटता है और बाग लगाता है। ये मनुष्य की जो द्वंद्वात्मक स्वभाव है, द्वंद्वात्मक यानी दो प्रकार का जो स्वभाव है मनुष्य का, मनुष्य ही जंगल काटता है और मनुष्य क्या करता है? पेड़ पौधे भी लगाता है। तो ये दो स्थितियां हैं, दो स्वभाव है मनुष्य के अंदर का। ठीक है, छायावाद के प्रकृति प्रेम के पीछे वे सभी कारण थे। ये जितना भी अभी आपने पढ़ा, तो ये सारे कारण थे क्या?
कि छायावाद के प्रकृति प्रेम के पीछे ये सारे कारण थे। ठीक है, प्रकृति चित्रण खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से ही आरंभ हो गया था। प्रकृति का चित्रण कब से प्रारंभ हो गया था? खड़ी बोली में खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से ही आरंभ हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न पूछ ले कि खड़ी बोली कविता में प्रकृति चित्रण का प्रारंभ किससे माना जाता है, तो याद रखिएगा श्रीधर पाठक से माना जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन किया था। पिछली क्लास में जब श्रीधर पाठक को मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी ये लाइन आई थी, और आप सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरी क्लासेस पीछे वाली ली है तो आपको पता होगा। ठीक, छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन चित्रण तो किया ही, उसे अपने मनोजगत के प्रतीक रूपों में देखा और उससे अपूर्व तादात्म्य स्थापित किया। जो छायावादी कवि हैं तो उन्होंने क्या किया? प्रकृति का आलंबन चित्रण तो किया ही, उसे अपने मनोजगत के प्रतीक रूपों में देखा और उससे अपूर्व तादात्म्य स्थापित किया, यानी कि अपूर्व संबंध स्थापित किया। निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा और प्रसाद ने देश को अरुण मधुमय कहा। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को क्या कहा? विप्लव का वीर कहा। विप्लव का वीर क्यों कहा? देखिए, जो बादल होते हैं तो बादल क्रांति का प्रतीक है। जैसे जब छायावाद आप पढ़ेंगे, छायावाद में जो छायावादी जितने भी कवि रहे हैं, जब भी उनकी आप कविताओं को पढ़ेंगे तो जहाँ बादल का जिक्र होगा तो आप लोग देखेंगे कि बादल को किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? तो क्रांति का प्रतीक के रूप में बादल को दिखाया गया है। और वे शोषित और जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं तो उनके उत्थान और अन्याय के खात्मे के लिए क्रांति लाते हैं। कौन? बादल। और बादलों की जो वर्षा होती है और जो उसकी गर्जना होती है तो आम जनता को क्या करती है? प्रेरित करती है। और जो शोषक वर्ग होते हैं, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो निम्न लोगों को सताते हैं, तो उनके वो क्या होते हैं? बादलों की गर्जना से, बादलों की वर्षा से वो लोग भयभीत होते हैं। इसीलिए निराला जी ने बादल को क्या कहा है? विप्लव का वीर कहा है। ठीक है, और प्रसाद ने देश को अरुण मधुमय कहा है। जयशंकर प्रसाद ने देश को क्या कहा है? अरुण मधुमय। अरुण का क्या मतलब होता है? जो जैसे कि जब सूर्य का उदय होता है तो जो लालिमा फैली होती है शुरुआत में, मॉर्निंग में, सुबह सुबह जब आप देखेंगे जब सूर्य धीरे धीरे निकलता है तो एक लालिमा फैली होती है, उसे अरुण कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब जो अरुण मधुमय कहा है तो इसलिए कहा है प्रसाद जी ने क्योंकि उन्होंने भारत देश को नौ प्रभात के समान, नौ प्रभात यानी कि वो जो सुबह सुबह की धूप निकलती है, नौ प्रभात यानी कि नई सुबह, नया प्रभात के समान उज्जवल, जीवनदायी और मधुर संस्कृति से परिपूर्ण भूमि के रूप में देखा है प्रसाद जी ने भारत देश को। ठीक है, इसीलिए उसे अरुण मधुमय कहा है। ठीक, आगे देखते हैं। महादेवी ने रजनी का रूपक अभिसारिका के रूप में बांधा है। पंत का प्रकृति वर्णन छायावादी कवियों में तो विशिष्ट है क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चित्रण सर्वाधिक सहज रूप में किया है। किसने? पंत जी ने। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने प्रकृति वर्णन का चित्रण किस प्रकार से किया है? बहुत ही सहज रूप में, यानी कि बहुत ही सरल रूप में किया है। प्रकृति की विविधता का चित्रण पंत ने अपूर्व इंद्रिय बोध के आधार पर किया है। उन्होंने प्रकृति का पल पल परिवर्तन हो रहे प्रकृति वेश देखा और उसे चित्रित किया है। छायावाद का अगला प्रमुख प्रवृत्ति है नारी। देखिए क्या दिया गया है। छायावादी कवि नारी को दो रूपों में देखता है। जो छायावादी कवि हैं वो नारी को किस रूप में देखते हैं? दो रूपों में देखते हैं। एक तो उसका दैहिक रूप है जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता रहा है। इस रूप में छायावाद ने नारी को स्वप्निल और दैवी बना दिया है, जो पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही है। जो दैहिक रूप नारी का दिखाया गया है, जो अनादिकाल से यानी कि बहुत समय से जो पुरुषों को आकृष्ट करती आ रही है, तो छायावाद ने नारी को क्या बना दिया है? स्वप्निल और दैवी बना दिया है, जो पूरी तरह क्या होती है? पहचान में नहीं आ रही है। नारी का दूसरा रूप लौकिक है, जिसे छायावाद बंधन मुक्त करना चाहता है।
निःसंदेह छायावाद ने नारी को मानवीय सहृदयता के साथ अंकित किया है। पंत की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देवी माँ सहचरी प्राण। जो शंकर प्रसाद की ये पंक्ति है नारी के विषय में, देवी माँ सहचरी और प्राण, यानी कि नारी को उन्होंने क्या माना है, देवी माँ सहचरी, सहचरी का मतलब साथी होता है, और प्राण, प्राण का मतलब जीवन। जो नारी होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो देवी भी होती हैं, माँ भी होती हैं, सहचरी यानी कि साथी, एक पत्नी के रूप में आपकी साथी भी होती हैं, और प्राण जो जीवन देती हैं, जो बच्चों को जन्म देती हैं। तो इन सब रूपों में वो प्रतिष्ठित करते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। देख लीजिए छायावाद में नारियों को कितना उच्च स्थान प्रदान किया गया है। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा, जो रागात्मक वृत्ति की प्रतीक है और मनुष्य को मंगल एवं श्रेय के पथ पर ले जाने वाली है। निराला नारी की यथार्थ स्थिति को काफ़ी पहचान कर उसे चित्रित करते हैं। उन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा। क्या कहा है? जो निराला जी हैं यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, उन्होंने विधवा स्त्री को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा है। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र खींचा है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई एक महिला का उन्होंने क्या किया है, अपनी कविता में बहुत ही खूबसूरती के साथ उस महिला का चित्रण किया है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतिकालीन नारी विषयक धारणा को तोड़ने वाली के रूप में किया है। अब देखिए जो छायावाद का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है, वो क्या है, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य। तो चलिए देखते हैं इसके विषय में क्या दिया हुआ है। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्यधारा है। जो छायावाद है वो साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्यधारा है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं सर्वात्मवाद तक पहुंचा देता है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग के वृंदावन बन जाने की क्या की है, कामना की है। उनकी कामायनी शक्तिशाली और विजयी बनने का आह्वान करती है। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। उन्होंने कामायनी में शक्तिशाली और विजयी बनने का क्या किया है, आह्वान करती है। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा है। राम की शक्ति पूजा में न्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया है। ठीक है, बहुत ही देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का क्या है, आंसू और उनकी कामायनी। निराला जी ने क्या लिखा है, शिवाजी का पत्र और राम की शिव शक्ति, राम की शक्ति पूजा। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और इनकी जो एक मतलब इनकी जो विशेषता है, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य, छायावादी कवियों का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कला पक्ष। आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार अर्थात हृदय पर पड़ने वाली प्रभाव की समानता के आधार पर नए प्रकार का सादृश्य विधान छायावाद की महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता था। इसके लिए सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध अपेक्षित था। पंत जी निर्जन को गुंजित अली कहते हैं। गुंजित अली, निर्जन, निर्जन का मतलब होता है वन, ठीक है, और गुंजित अली का मतलब, जो गुंजित का मतलब गुनगुनाना और अली का मतलब भौरा होता है। भौरा का पर्यायवाची शब्द है अली। तो उन्होंने निर्जन को यानी वन को क्या कहा है, गुंजित अली कहा है। प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के नए प्रकार के सादृश्य विधान का कुछ पता चल जाएगा। देखिए क्या दिया है कि जो प्रसाद है जयशंकर प्रसाद, तो उनकी एक पंक्ति दी गई है, तो उससे इन पंक्ति के माध्यम से छायावाद के एक नए प्रकार के सादृश्य विधान का कुछ पता चल जाएगा। तो वो नया पता क्या है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला,
पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि झंझा झंकोर, झंझा झंकोर का मतलब होता है कि जो आंधी तूफान की तेज हवाएं चलती है, जैसे आंधी तूफान आते हैं तो तेज हवाएं चलते हैं, तो गर्जन गर्जन था, यानी कि झंझा झंकोर गर्जन था। झंझा झंकोर आंधी तूफान की तेज हवाएं थी, गर्जन था। गर्जन था का मतलब हो गया कि जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बादलों की गर्जना होती है। बिजली थी, बिजली यानी कि बिजली चमक रही थी, यानी कि विद्युत चमक रही थी। नीरद माला, नीरद माला, माला नीरद का मतलब बादल होता है, माला का मतलब यहाँ पर श्रृंखला से ले लीजिए। जब बादल होते हैं तो बादलों की एक श्रृंखला बनी हुई होती है। काले काले बादल ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देते हैं ना, जब मौसम खराब होता है, बारिश का समय होता है, तो जब आसमान में देखेंगे तो बादलों की एक श्रृंखला नजर आती है, तो वही दिया है नीरद माला। पाकर इस शून्य हृदय को, शून्य हृदय का मतलब जो जैसे किसी का उदास मन हो या खाली हृदय हो, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबने आ डेरा डाला, सबने आ डेरा डाला मतलब डेरा डालना का मतलब होता है क्या, ठहर जाना या निवास करना। ठीक है, तो देखिए इसका अगर एक अर्थ देखा जाए तो होगा कि जब आंधी, बिजली और बादलों का गर्जना चारों ओर था, तब इस मतलब इन सब ने यानी कि जो ये बादल थे, जो बिजली थी, और ये सारे इन सब ने खाली पड़े शून्य हृदय में आकर के क्या किया, डेरा डाल दिया। तो अगर इसका एक मतलब देखा जाए कि आखिर ये जो लाइन दी है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर कवि का जो अशांत मन है, जो व्याकुल मन है, जो संवेदनशील मनोभाव है, उसका चित्रण हुआ है। ठीक है, यानी कि मतलब जो कवि है, यहाँ स्वयं के बारे में लिखा है उन्होंने कि जो कवि का मन है वो बहुत ही क्या है, अशांत है, बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही संवेदनशील है उनके मनोभाव। तो इस व्याकुल मन में ये जितनी भी चीज़ें, यानी कि जो आंधी है, बिजली है, चमकती हुई बिजली है, बादलों की गड़गड़ाहट है, तो इन सब ने मेरे खाली मन को देख करके आकर के उसमें डेरा डाल दिया है, यानी कि वो उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आगे दिया भी है कि यहाँ शून्य हृदय क्या है, आकाश है। झंझा झंकोर मानसिक क्षोभ का एक मतलब प्रतीक दिखाया गया है। बिजली तड़प का और नीरद माला आर्द्र करुण मना स्थिति का द्योतक है, यानी कि प्रतीक है। जो शून्य हृदय का प्रतीक किसे बताया गया है, आकाश को बताया गया है। झंझा झंकोर यानी कि जब आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही मतलब बहुत ही खराब होती है, जब आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें होती हैं, तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है झंझा झंकोर, यानी कि आधी तूफान की स्थिति। बिजली यानी कि तड़प, बिजली कड़कती है ना खूब तेजी से, तो जब किसी मनुष्य के मन में किसी चीज़ को लेकर के तड़प रहती है, तो उसका जो एक संकेत किससे किया गया है, बिजली से किया गया है। और नीरद माला यानी कि नीरद माला का मतलब यहाँ आर्द्र करुण मन, जो आपके करुण मन है यानी कि दुखी मन है, तो उसका द्योतक है, उसका प्रतीक है नीरद माला। ठीक है, छायावाद ने नए प्रकार के बिंब और प्रतीक प्रस्तुत किए। मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है। अगर प्रश्न पूछ ले कि छायावाद का प्रिय अलंकार क्या है, तो याद रखिएगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। छायावाद का प्रिय अलंकार क्या है, मानवीकरण करना। ठीक, उन्होंने प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाया है, छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से। छायावाद निराला के मुक्त छंद के लिए विख्यात है। छायावाद किसके लिए, जो निराला का मुक्त छंद है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। निराला ने कविता को भाव एवं अर्थ प्रवाह की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया। भावानुसारी होकर कविता की पंक्तियाँ निश्चित मात्राओं में बद्ध नहीं रह गई, वे लंबी छोटी लिखी जाने लगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जागो फिर एक बार, समर में अमर का कर प्राण सैंधो तुरंगों पर, चतुरंग चमू संगादि। जागो फिर एक बार, समर में अमर, समर समर का मतलब जो युद्ध भूमि होती है, समर में अमर कर प्राण, सैंधो, यहाँ सैंधो का मतलब हो जाएगा जो सिंधु देश है उसको कहा गया है। तुरंगों पर, तुरंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुरंग किसे कहते हैं, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है तुरंग,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तुरंग घोड़े को कहा जाता है। तुरंगों पर चतुरंग। चतुरंग का मतलब होता है जो चारों अंगों वाली सेनाएं होती है। चतु का मतलब चार और चतुर अंग, तो यहाँ पर 4 अंगों वाली जो सेना होती है, तो 4 अंगों वाली सेना क्या होती है, याद रखिएगा, एक पैदल सेना हो गई और एक घुड़सवार सेना हो गई और तीसरी जो होती है रथ सेना और चौथी हाथी सेना। इन चारों को मिलाकर के बोला जाता है चतुरंग सेना। ठीक है, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी, ये चारों क्या होते हैं, चतुरंग सेना होते हैं। तो ये जो पंक्ति दी गई है तो इसमें कहा गया है जागो फिर एक बार, यानी कि जो देश के वीर जवान हैं उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे वीरों, एक बार फिर जागो, समर में अमर कर प्राण, यानी कि युद्ध भूमि में अपने प्राणों को अमर बनाओ। सैंधो तुरंगों पर चतुरंग चमू संग। सैंधो अश्वों पर, सैंधो यानी कि हे सिंधु देश के वासी, सैंधो मतलब उनको संबोधित किया गया है कि तुरंगों पर यानी कि घोड़ों पर, अश्वों पर सवार होकर चतुरंग सेना के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंत का प्रिय छंद रोला है। सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद क्या है, रोला है। लेकिन उन्होंने भी रोला छंद को बीच बीच में तोड़कर भावानुप्रवाही बना लिया है। छायावादी कवियों ने उत्कृष्ट गीत लिखे हैं। महादेवी के गीतों में नारी सुलभ करुणा एवं सतर्क संकोच का भाव मिलता है। छायावादी कवियों की भाषा तत्सम बहुला है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जो छायावादी कवि हैं तो उनकी भाषा किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा तत्सम बहुला, यानी कि इनकी जो भाषा है ज़्यादातर शुद्ध। तत्सम का मतलब मैंने आप लोग को तत्सम और तद्भव की एक क्लास ली है, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है मैंने कि तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है, उसको पहचानने की ट्रिक मैंने बताई है। तो अगर जिन लोगों ने ना देखा हो तो वो लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका कभी भी तत्सम और तद्भव शब्द गलत नहीं होंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो तत्सम बोला, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द यानी कि शुद्ध शब्द। तो इन कवियों की भाषाओं में तत्सम बहुला शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, वे व्याकरण के प्रति, विशेषतः वाक्य गठन के प्रति बहुत सचेत नहीं हैं। जो आपके छायावादी कवि हैं वे व्याकरण के प्रति, खास करके वाक्य गठन के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान वो नहीं देते थे व्याकरण के शब्दों को लेकर के। शब्दों की नाद व्यंजना पर काफ़ी भरोसा करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो अब देखिए आगे आपके जो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों जो छायावादी प्रमुख कवि हैं तो उनके बारे में चर्चाएं होंगी। लेकिन आज की इस क्लास में बस यहीं तक छायावाद के विषय में आप लोगों ने जो भी पढ़ा, छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसको आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छायावाद, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग जयशंकर प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की ये क्लास आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। लाइक करना और शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ उसे करें। और जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं कल की क्लास में, जयशंकर प्रसाद की टॉपिक होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।